क्लास 10 का, है ना? क्लास 10 का दोनों मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों आप लोग का सेट मिलने वाला है एक ही वीडियो में, मतलब दोनों तरह का सेट रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव रहेगा। एक ही मॉडल सेट में आप लोग को मिलने वाला है पूरा। जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी तरह का आप लोग को है, तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला है कि आशा, है ना? आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देने वाला आरंभ मतलब जो है हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अत्यंत धैर्य और विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ है वह कल होगा, कल नहीं हो तो वो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएँगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन के पथ के दोनों ऊंचे प्रकाश के जो है स्तंभ है। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरों हिस्सों की ओर मत देखो। वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान जो है वो पक्ष को खोजो, है ना? घने कांटों के बीच खिले छोटे छोटे फूल के प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में, है ना, भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। और इसमें जो है किसी प्रकार के कंजूसी मत करो, जिससे आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और जो है वो सांत्वना की आवश्यकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से इसे बांट दो। अब तुम खुद देखोगे कि समाज की आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन बोला है आगे कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो धैर्य जो है, धैर्य, विश्वास और आशा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो धैर्य और महत्ता के बारे में जो है वो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर लोगों की कैसे देखना चाहिए, है ना? तो उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। किस उपमा का उपयोग जो है वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने का महत्व को जताने के लिए किया जाता है? तो कांटे के बीच फूलों को पालना सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रस्तुत पदांश सॉरी प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक देना है, तो सकारात्मक मार्ग की आशा का और विश्वास इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि वैराग छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुग शैल शिखर पर सोम पियोरे, योगी नहीं विजय की दृष्टि जियोरे। क्वेश्चन है कि कविता जो है भारतीय युवक को ऐसा क्या, मतलब ऐसा जीवन जीने का क्यों कहता, मतलब कहता है जो कि योगियों जैसा नहीं हो, प्रकार प्रकार प्रकर्मी जो है ना, वीरों की जैसा हो। आगे पदहांस किस सोम को कहा गया है ना? तो धार को इसका सही आंसर हो जाएगा। योगियों नहीं विजयियों के सदृश जियो रे का क्या संदेह है ना? तो समृद्ध और सफलतापूर्ण के लिए जो है प्रेरित करने वाले संदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इस पदांश में किसे जीवन का मतलब किसके मतलब किसके जीवन को जो है उसे सराहाया गया है, तो विजयी हो जाएगा। इस कविता का मूल्य स्वर क्या है? तो आवाहन व्याकरण से है ना? इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है ना? तो अकर्मक क्रिया किसको बोला जाता है ना? अकर्मक जैसे कि कर्म के बाद तुरंत क्या, इस कर्ता के बाद तुरंत क्या आ जा रहा है, कर्म आता है, तो उसको अकर्मक बोला जाता है। तो यहाँ सोनम जो है गाना गा रही है, सोनम है और गाना गाने के बीच में गाना आ जा रहा है, मतलब ये अकर्मक नहीं होगा, है ना? ये सकर्मक हो गया। अमन पढ़ता है ना? अमन काम करने वाला है और पढ़ता है काम है, इसके बीच में किताब आ रहा है, ये भी क्या है, सकर्मक है। अकर्मक कौन है ना? लता पी रही है ना, पीना काम है, बीच में चाय आ जा रहा है, तो ये भी सकर्मक है। अकर्मक कौन हो जाएगा? मोहन सो रहा है, मतलब का मतलब जो करता है उसके बाद तुरंत कर्म आ रहा है, तो उसको हम लोग अकर्मक बोलते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मोहन सो रहा है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक है ना? तो रीता खाना खाती है। जलद का अनेकार्थी जलद का अनेकार्थी शब्द मतलब जो है अनेकार्थी कौन होगा? तो बादल। दो पदों का या फिर शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यथासंभव कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है।
नीला है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है ना? तो कर्मधारय समास। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर जो है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वो कौन सा वाच्य होता है? तो कर्म वाच्य हो जाएगा। बालक चांद की ओर देख रहा है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द समोच्च बोधक अव्यय है ना? तो अथवा सही आंसर हो जाएगा। आगे है उधो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहस सने तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरैन पात रहल जल के भीतर ता रस दे न दागी जो जला माह तेल की गागरी बूंद न लागो है ना? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप न रूपी परागी सूरदास अबला हम भोरो गुड़ चाटी जियो पागी है ना? ये है। तो ये किससे लिया गया है ना? तो सूरदास से लिया गया है। गोपियां किसकी अन्यन भक्ति है ना? कृष्ण का। पुरैन पात मतलब क्या होता है? तो पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता होता है ना? पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता होता है। गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे करती है? तो कमल के पत्ते से करती है। आगे है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, इकलौता बेटा था और वह कुछ सुस्त और बोधा था किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत ज्यादा मानते थे है ना? उसकी समझ में ऐसा आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत की ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद और उसकी शादी कराई गई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील थी और घर की पूरी जो प्रबंध क्या जो है वो करती थी। क्वेश्चन है कि बेटे के जो है ना, बेटे के मरने के बाद जो है बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? मतलब गा रहे थे है ना? भगत जी के मतलब बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोदा सा था। भगत जी की पुतोहू कैसी थी है ना? तो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। बोधा का अर्थ क्या होता है? मंद बुद्धि। अब सांप जो है, सांप से डरकर भोलेनाथ कहाँ मतलब शरण लिया? तो माता के आंचल में। जाज पंचम की नाक है ना जो है मैं किस किस पर व्यंग किया गया? तो सरकारी तंत्र पर। आगे है ना? क्वेश्चन है कि कैप्टन मूर्ति जो है कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था? तो कैप्टन अपने इने गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था किंतु किसी ग्राहक के द्वारा उसके मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे कि मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसे ही चश्मा न होने के कारण मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था और इस कारण से जो था कैप्टन मूर्ति जो है ना कैप्टन जो है मूर्ति का जो चश्मा बार बार बदलते रहता था। आगे की पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन का विशेषताएं को लिखना है। तो बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे जो गीत गायत करता था और गाने में सच्ची टेर होती थी और उनका स्वर इतना मोहक होता था कि ऊंचे आरोही होता था और सुनने वाले मधुमग्न भी हो जाते थे। औरतें और उसकी गीत जो गुनगुनाने लगती थी और खेत में काम करने वाले किसान जो था वो पाँव का मतलब जो था लचकने लगता था, नाचने लगता था। आगे है आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया था? तो फादर बुल्के अपने इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए गुरुधर्म के पास गए और उनमें से सामने जो है सन्यास लेने के साथ साथ में भारत जाने की भी इच्छा प्रकट किया। अभी उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर भी नहीं दिया। उनके मन में जो था वो भारत जाने का इच्छा क्यों उठी है ना? पर हमारे विचार से फादर बुल्के का मन में भारत और हिंदी के बारे में अगध जो था प्रेम रहा होगा। आगे है बिस्मिल्लाह खां की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है और भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उसमें से बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है और उस पर जो है बढ़कर सुरीला है ना शहनाई वादक और कोई भी नहीं था है ना? इसलिए उन्हें शहनाई का मगध ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। आगे गोपियों उद्धव की प्रेम की तुलना किनसे की है ना? तो गोपी जो है वो दो चीजों पर की है ना? वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त जिस प्रकार जो है ना कमल में रहता है उसके पत्ता जो है जल के ऊपर रहते हुए भी उस पर जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा जो उद्धव की दशा उस पर तेल की गागरी के समान जो है उस पर पानी में मतलब लगने का मतलब एक बूंद भी नहीं लग पाता है। इसी प्रकार जो है उद्धव जो है कृष्ण के निकट रहकर भी उससे प्रेम से अछूते हैं। आगे कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान जो है ना मुस्कान के सौंदर्य किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य जो है निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों की मुस्कान जो होता है मृतक में भी जान आ जा सकता है वैसे मतलब बोला गया है ना? यूँ लगता है कि मानो कि झोपड़ी में कमल फूल किया है। यूँ लगता है कि मानो कि चट्टान पिघल कर जल बन गया है ना? यूँ लगता है कि मानो कि में सोफालिका का फूल झरने लगा है। छाया मत छूना कविता में
माध्यम से जो है कवि जो है क्या संदेश देना चाहता है? तो कविता में जो है यह संदेश देता है कि जीवन में यथार्थ सम्मान करो, यादों को पीछे भागना व्यर्थ है, हमें खोखले आदर्शों और संकल्पनाओं को जाल में नहीं उलझना चाहिए। है ना? भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागना, मृग तृष्णा मात्र अभिप्राय के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की सुख लेनी चाहिए और व्यक्तियों की पूरी कर्मठता के साथ जीवन संघर्ष में लग जाना चाहिए। है ना? इस कविता का दूसरा संदेश यह है कि यश, इस धन, मान सम्मान, बड़प्पन सब जो है वो क्या है? छलावा है। आगे है संगतकार के माध्यम से जो है वो कवि किस प्रकार के व्यक्तियों को और मतलब संकेत करना चाह रहा है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है कि जो मुख्य व्यक्ति की छवि बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, उसमें स्वयं तो पीछे रहते हैं, पर वह मुख्य गायक नेताओं जो है नेता को ऊँचे उठने में मदद करते हैं और इनकी भूमिका रचनात्मक में होती है और ये लोग जो है आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं और मुसीबत में साथ है मतलब साथ मतलब जो है ढाँढस बाँटते हैं। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 का उत्तर देना है ना? पान वाला का मतलब जो है पान वाले के बारे में लिखना है। तो पान वाला जो है वो साक्षात पान भंडार था, उसकी दुकान पर ही नहीं मुँह में भी जो था पान ठूँस ले रहता था, है ना? पान के कारण वह जो था बात तक नहीं करता था, है ना? यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो वह उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। और स्वभाव से वह बहुत ही रसिया और हँसोड़ और मज़ाकिया भी था। वह शरीर से मोटा था और उसकी तोंद निकली हुई थी और अंत में जब वह हँसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। इस तरह से था। लेखक ने फादर बुल्के के मानवीय करुणा का दिव्य चमक क्यों कहा है? तो लेखक ने फादर को कामिल बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक इसलिए कहा है कि फादर के मन में जो है सब परिचितों के प्रति सद्भावना की और ममता था और वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे जो कि तरल हृदय से मतलब थे। वे कभी भी किसी को कुछ नहीं चाहते थे बल्कि वे देते ही देते थे और वे हर दुख में साथी प्रतीत होते थे और वह सुख में बड़े बुजुर्गों के भांति वात्सल्य देते थे और उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी मतलब डाला था और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी मतलब दिया था। आगे है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव डाला है? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नांकित व्यक्ति का प्रभाव पड़ा है। पिताजी का प्रभाव क्या था? तो लेखिका के प्रति जो है ना लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का स्वभाव एवं आदतों का अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव से जो है लेखिका के अंदर ही हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी है क्योंकि वह काली है और इसी हीन ग्रंथि कारण लेखिका कभी अपनी उपलब्धियां पर भरोसा नहीं कर पाती है। अब प्राध्यापिका के शीला के अग्रवाल के प्रभाव क्या है? तो जब लेखिका 10वीं पास करने पर फर्स्ट ईयर के में आई तब वह उसका परिचय जो था प्राध्यापिका जो थी मतलब टीचर जो थी शीला अग्रवाल उससे हुआ और उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य दुनिया में प्रवेश कराया। साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखक की ओर से वो शीला अग्रवाल को बहुत योगदान भी मिला था। आगे छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन के अर्थात सामना करो, यादों के पीछे भागना व्यर्थ है, हमें खोखले आदर्श और संकल्पनाओं को जाल में नहीं उलझना चाहिए। आगे कवि बादल की फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के इसलिए कहता है कि बादल की गरजना क्रांति का सूचक है और कवि जो है समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति आवश्यकता बताता है ना? बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है अर्थात क्रांति सुखद और परिणाम तो सभी को मिलता ही है। आगे आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर जो है लड़की जैसी मत दिखाई देना, है ना? तो माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तुम मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोग व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता का प्रकट होने न देना, है ना? वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। आगे है झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा है? तो झिलमिलाते सितारों में रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत कर रहा है ना? हो रहा है। सितारे के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बन रही है ना? और इस वातावरण का जो जादू लेखिका पर जो है वो है ना? छाता की तरह छाता चला जा रहा है और इससे आसपास में सिर्फ शून्य था।
आगे है कि वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य में भेद लिखना है। तो ऐसे सार्थक शब्द या शब्द का समूह जो व्यवस्थित तथा पूरा आशय प्रकट करे तो वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता अपने भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है उसको वाक्य कहते हैं, और वो जो है वो उद्देश्य और विधेय होता है। रचना के आधार पर वाक्य को 3 वाक्य में बाँटा गया, सरल, है ना, संयुक्त और मिश्र वाक्य। आगे है दीर्घ में, कि अपने गाँव के या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था की ठीक करने के लिए सहायता जो विद्युत अभियंता जो है उसके पास एक पत्र लिखना है। तो सेवा में, है ना, महाप्रबंधक विद्युत, है ना, जहाँ से मतलब विद्युत बिजली आता है, संस्थान रांची, दिनांक लिख देना है, विषय बिजली आपूर्ति के बाधा में, है ना, मतलब बिजली ज़्यादा कट रहा है तो वहाँ से निवेदन ये है कि आजकल हमारे हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है और नगर में बिजली व्यवस्था जो है बिल्कुल खराब चल रहा है ना, दिन हो या रात, है ना, बिजली जो है वो होने का मतलब भरोसा ही मतलब नहीं कर सकते हैं। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब रहती है, तो हम भविष्य जो है हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। कृपया हमारी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित रूप करने मतलब नियमित देने के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद इस करके आप लोग लिख दीजिएगा। या फिर तो समय के दुरुपयोग और परिश्रम के बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है ना, तो गोड्डा दिनांक अपना लिख दीजिएगा जहाँ से है ना, जिसके पास लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा प्रिय करके, है ना, शुभाशीष। अब लिखिएगा कि कल ही तुम्हारा मित्र प्रमोद मुझसे मिला था, उसकी बातें में मुझे लगा कि आभास हुआ कि इन दिनों तुम जो है वो पूर्ण समय का प्रयोग नहीं कर रहा है, पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहे हो। राजेश, अभी तुम्हारा 1 मिनट अत्यंत कीमती है और इस परीक्षा फल के द्वारा जो है तुम अपने भविष्य को ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है वो भाग्यवान बनता है ना। तो इस तरह से समय को आप अपना हिसाब से लिख दीजिएगा। आगे बोला है कि कलम बनाने वाली कंपनी को लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है ना? तो अपने भविष्य का उज्जवल बनाएँ, है ना? सस्ता और सुंदर लेखनी कलम अपनाएँ, विद्यार्थी के लिए पहली पसंद, इस तरह से आप लोग को बनाना है मतलब एडवर्टाइज़मेंट के लिए। आगे है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली का कायापलट होने के मतलब क्या-क्या प्रयत्न किया गया था ना? तो ये कहाँ किस चीज़ से है? तो ये है ना? जाट पंचम के नाक से। दिल्ली के कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किया। सड़कों पर फिर से नया बनाया गया, चौड़ा किया गया, सड़कों के किनारे हरे-भरे वृक्ष लगाए गए, पार्क को फूलदार बनाया गया, सड़क तथा सरकारी भवनों को रोशनी का इंतजाम किया गया। आगे है जितेंद्र नार्गे, है ना? कि जो जितेंद्र नार्गे की गाइड भूमिका के बारे में विचार का मतलब लिखना है। तो जितेंद्र नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका जो है ना का गाइड था। वह क्षेत्र भली-भाँति परिचित था। वह पूरे रास्ते सटीक जानकारी और लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था और वह कुछ ही दिन पूर्व जो था वो नेपाल आया था और उसे नेपाल के सिक्किम की पूरी जानकारी दिया था। और उसके लिए गाइड क्या-क्या कर रहा था? तो पहला गाइड था कि उसे देश दुनिया के प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों जो है ना का जानकारी होता था। वो अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी जानकारी जानता था और इतिहास भूगोल का भी पूर्ण ज्ञान था। वो अपनी संबंधित भ्रमणकर्ताओं को रुचि बनाए रखने के लिए रहस्यमयी बातें का भी मतलब वो बात बोलता था। आगे है कि दिए गए संकेतों को बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है ना। तो परिश्रम का महत्व, है ना, तो भूमिका श्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास और उपसंहार मतलब ये अलग-अलग करके लिखना है। जैसे कि आपको भूमिका लिखना है, उसके बाद फिर श्रम का जीवन का सत्य लिखना है, उन्नति की और विकास में सहायक लिखना है और उपसंहार लिखना है। तो भूमिका देख लेते हैं। जीवन के उत्थान में जो परिश्रम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊँचा उठने के लिए, सुयस्त प्राप्त करने के लिए, है ना, श्रम का ही आधार है ना? श्रम जो है वो कठिन कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और श्रम करता है और उसका भाग्य जो है उसका साथ भी देता है। इस तरह से श्रम के बारे में लिखिएगा। अब श्रम ही सत्य जीवन है ना? तो जिन लोगों के लिए परिश्रम का महत्व नहीं समझा है, वो अभाव जो है, गरीबी और दरिद्रता का दुःख भोगते रहे हैं और जो लोग जो मात्र भाग्य को ही विकास सहारा मानते हैं, वे जो है वो भ्रम भी है। इस तरह से लिखिएगा आगे। आगे है कि प्रकृति का प्रांगण में झाँक कर देखें तो चींटियाँ रात-दिन जो है अथक परिश्रम करती हुई नज़र आती है और खोज में उन्नत आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं। हिरन आहार की खोज में वन वो जो है वन उपवन में कुलाते मतलब भरता रहता है। इस तरह से आगे लिखिएगा, उपसहार के बारे में लिख दीजिएगा। या फिर तो इसके नहीं लिखना है तो दूसरा है कि अपना झारखंड के बारे में लिखना है, परिचय लिखना है, इतिहास लिखना है, सीमा, निवासी एवं संसाधन, उपसंहार के बारे में लिखना है। तो परिचय झारखंड का लिख देना है कि हमारा राज्य जो है ना, झारखंड नया राज्य, हमारा नया राज्य झारखंड है और झारखंड का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। बिहार के पश्चिमी भागों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। अब झारखंड का अर्थ होता है झार मतलब झार मतलब होता है झांझरों और खनिज मतलब
है ना? खनिज संपदाओं का क्षेत्र जहाँ की मतलब झारखंड होता है, झंखार और खनिज में फैला हुआ है जो कि झारखंड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से लिख दीजिएगा। झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य है। इसका इतिहास लिख दीजिएगा, है ना? कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश का झारखंड नाम से संबोधित किया था। सीमा लिख दीजिएगा कितना दूर तक है। तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, इसका दक्षिण में जो है वो उड़ीसा है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। इस तरह से और पश्चिम में जो है वो छत्तीसगढ़ है। निवासी एवं संसाधन लिख दीजिएगा कि यहाँ किस तरह का मतलब जाति रोग रहता है, कितना यहाँ जिला है ना? किस तरह का संसाधन है, कौन जगह में कौन-सा संसाधन पाया जाता है। और उपसंहार के बारे में लिख दीजिएगा, है ना? कि संसाधन से भरा पूरा हमारा राज्य त्वरित विकास की राह पर पकड़ लिया है। आशा है कि वह दिन भी दूर नहीं जो हमारा राज्य जो है वो अग्रणीय में गिना जाएगा। ये रहा आप लोग के सामने, है ना? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन। चैनल में पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के लिए और भी मतलब वीडियो जो है वो मिलते रहे।